नमस्कार दोस्तों। आज की केस स्टडी में हम डिस्कस करेंगे कंपनी जो कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से विंड एनर्जी में कदम रखती है। 97% इन्वेस्टर का पैसा इरोड कर देती है, खत्म कर देती है। वापस कंपनी टर्न अराउंड होती है और देखते देखते 1600% का रिटर्न देती है और एक मल्टी बैगर बन जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। दोस्तों, तुलसी तांती जो कि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी चलाते थे और उनको हमेशा बिजली की आपूर्ति रहती थी। उस बिजली आपूर्ति को पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी फैक्ट्री में विंड टरबाइन लगाया और देखते ही देखते उन्होंने एक सपना देखा कि क्या मैं इस विंड टरबाइन के थ्रू पूरी दुनिया को ग्रीन एनर्जी दे सकूं। इसी सोच के साथ उन्होंने 1995 में सुजलॉन एनर्जी की फाउंडेशन रखी। उनको ग्रीन एनर्जी का फादर भी कहा जाता है इंडिया में। मन में बड़ा बनने की और जल्दी बड़ा होने की, ग्लोबल पावर होने के चक्कर में सुजलॉन ने कुछ डिसीजन लिए जिनका खामियाजी इनको आगे चल के भुगतना पड़ा। तो डिस्कस करते हैं कि कैसे इन्होंने क्या क्या वो डिसीजन थे और उनसे क्या लेसन हमें लेनी चाहिए और कंपनी का फ्यूचर आगे क्या है, इसकी स्टॉक प्राइस और कितना बढ़ सकता है। सो दोस्तों, 1995 में जब कंपनी स्टार्ट हुई, देखते देखते इसने पूरा मार्केट कैप्चर किया और मार्केट शेयर इनका 50% था विंड एनर्जी में। 10 साल बाद 2005 में कंपनी ने आईपीओ लाने की सोची। ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए इन्होंने 1500 करोड़ का आईपीओ लॉन्च किया और ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन गई। जल्दी बड़ा होने की भूख में और ग्लोबल होने के चक्कर में सुजलॉन्स ने कुछ डिसीजन लिए। वो डिसीजन थी बड़े से बड़ा लोन लेना। इन्होंने एक के बाद एक कई बड़े लोन लिए अपनी बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए। अपनी से बड़ी कंपनियों का एक्विजिशन किया। जी हाँ, सुजलॉन ने दो बड़ी कंपनियों का एक्वायर किया। 2006 में इन्होंने हानसेन ट्रांसमिशन का एक्विजिशन किया। 2007 में इन्होंने जर्मनी की रीपावर कंपनी को भी एक्वायर कर लिया। 2007 आते आते इन्होंने अपनी मार्केट को कैप्चर करने के लिए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, जबकि वो चाहते तो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की भी कैपेसिटी या उनकी जो क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते थे। वो कहते हैं ना, हर चीज आपके सोचा हुआ नहीं होता है। 2008 आते आते रिसेशन आया, टोटल ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गया, जिसमें जो विंड एनर्जी का सेक्टर था ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। किसी भी गवर्नमेंट का उतना फोकस नहीं था ग्रीन एनर्जी पे एंड जो सुजलॉन थी उसकी हालत काफी खस्ती हो गई। इनको और डेंट जब लगा जब इनके यूएस के फार्म्स में लगे विंड टरबाइन में क्रैक्स आने लग गए। कंपनी ने रिपेयरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया और जो बचा खुचा कैश था कंपनी का वो भी सकआउट हो गया। सो अब समस्या ये थी कि मार्केट में डिमांड नहीं है, ग्लोबल रिसेशन है एंड कंपनी के पास कैश नहीं है। जो इनका पीक प्राइस था, स्टॉक प्राइस 488 से स्टॉक प्राइस गिर के ₹1.80 पर आ गई। बात करें अगर कंपनी की नेटवर्थ की, तो कंपनी की नेटवर्थ पॉजिटिव से -7,000 करोड़ नेगेटिव आ गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 68,000 करोड़ से घटकर 1931 करोड़ रह गई। सिर्फ प्रमोटर की होल्डिंग 65% से घटकर सिर्फ 13% रहेगी। जो भी इन्होंने शेयर प्लेस किए थे या तो वो सोल्ड आउट हो गए या फिर कंपनियों ने बैंकों ने इनका फॉरफिट कर लिया। ये सारे क्यों हुआ सुजलॉन के साथ? दो बड़े गलत डिसीजन के कारण। जल्दी बड़ा होने की भूख के कारण इन्होंने बड़े से बड़ा लोन लिया और अपनी क्षमता से अधिक और अपनी क्षमता से बड़ी कंपनियों का अक्वायर किया, जिसको इन्होंने मैनेज नहीं कर पाए। सो दोस्तों, इससे दो लेसन तो मिलती है लाइफ की। अपनी क्षमता से ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए, ये एक लाइफ लेसन है। और इन्वेस्टिंग लेसन है कि उस कंपनियों में इन्वेस्ट ना करो जिसका जो डेट है वो बहुत ज्यादा हो या ओवरबर्डन हो, क्योंकि सुजलॉन को भी नहीं पता था कि मार्केट क्रैश होगा
और ऐसे ऐसे सिचुएशंस भी आगे आ सकती है। उन्होंने एक अच्छे सपने को देखते हुए बड़ा लोन ले लिया कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम एक ग्लोबल पावर बन जाएंगे, जो कि हमेशा हो नहीं सकता। अब बात करते हैं फिर ऐसा क्या हुआ तो सुजलॉन 2 रुपए से 100 रुपए पे आ गया। तुलसी तांती जो इनके फाउंडर थे, दुनिया को अलविदा कह गए 2022 में। न्यू सीईओ आए जेपी चालसानी, एंड जो इनके न्यू सीएफओ है हिमांशु मोदी। इन्होंने वापस कंपनी का कमान संभाला और सबसे पहले इन्होंने अपनी डेट पे फोकस किया। जी हाँ, कंपनी ने अपनी डेट 12,000 करोड़ से शून्य पे ले आए 2024 तक में। कंपनी ने अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर रिसीव किया जो कि 3.3 गीगाबाइट्स का है, जो अभी तक की सुजलॉन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर है। अगर बात करें स्टॉक प्राइस की तो स्टॉक प्राइस पिछले 1 साल में 300% की रिटर्न दे चुका है, पिछले 2 साल में 900% का रिटर्न दे चुका है और पिछले 5 सालों में 1600% का रिटर्न दे चुका है। ₹1.80 से स्टॉक बढ़कर आज 76 पे आ चुका है। जिनको लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि इनका हाई 400 से 488 के आसपास हुआ करता था। सो बहुत ज्यादा तो नहीं, अभी अपनी प्रीवियस हाई का 25% भी नहीं गया, 20% भी नहीं गया। दोस्तों, अभी गवर्नमेंट का फोकस भी है विंड एनर्जी पे, कंपनी डेट फ्री भी हो गया है, सो इसका फ्यूचर तो अभी ब्राइट ही दिख रहा है। सो देखते हैं इसका मार्केट में क्या डिमांड है। अगर बात करें करंट शेयर होल्डिंग की तो यहां पर DII और FII की होल्डिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, जो कि एक अच्छी साइन होती है किसी भी कंपनी के लिए। सो इसी स्टडी के साथ आज का दिन एंड करेंगे। अगली वीडियो में एक और कंपनी लेकर आएंगे आपके लिए कि कौन सी ऐसी कंपनी जो टर्न अराउंड की स्टोरी पर चल रही है और जिसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अगली केस स्टडी बिना किसी देरी की रिसीव हो जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।